हेलो एवरीवन। तो हमारे सामने ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो किसी न किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं, या उनके जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है कि वो उस पथ के पे अग्रसर हो जाते हैं जो उनका फेवरेट जगह बन जाती है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, कोई कवि या लेखक होते हैं तो उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा प्रेरणा स्रोत होता है, या बचपन से वो इस माहौल में रहते हैं कि वो आगे उनका इंटरेस्ट उस क्षेत्र में डेवलप होता है, या उनके घर में ऐसा कोई भी ना हो तो बाहर वो किसी को अपना प्रेरणा स्रोत बना लेते हैं। ऐसा अक्सर होता है। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं आज के अध्याय में। जिनके बारे में आज हम जानेंगे वो हैं सालिम अली जी, फेमस बर्ड वॉचर, और उनके बारे में हमें बता रहे हैं जाबिर हुसैन जी। ठीक है, तो भाई ये कौन सा चैप्टर है या किस क्लास का है, ये शुरू करें उससे पहले आप सभी को हेलो एवरीवन। और मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा लेकर आ गए हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स ए। तो क्लास 9th हिंदी कोर्स ए में जो हमने पहली बुक ली है वो हमारी शतज भाग 1 है, और उसके गद्य खंड को हम शुरू करते हुए आज चौथे अध्याय पर आ चुके हैं। ये हमारा चौथा अध्याय लेकर चलेगा हमें एक ऐसे सफर पे जहां हम पक्षियों के संसार के बारे में जानेंगे। हमें बताएंगे जाबिर हुसैन, लेकिन उसके जरिए हम किनको जानेंगे? सालिम अली को। तो इस चैप्टर का नाम है सावले सपनों की याद। एक्चुअल क्या हुआ कि जो हमारे फेमस बर्ड वॉचर हैं सालिम अली जी, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु से आहत हमारे जाबिर हुसैन जी ने इस संस्मरण को लिखा। जानते थे वो उनको पर्सनल तौर पर, और काफ़ी अच्छी तरीके से उनसे परिचित थे। उनके जाने के दुख में वो इतना ज़्यादा विचलित हुए कि उन्होंने ये संस्मरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये संस्मरण हम शुरू करें उससे पहले इसके राइटर जाबिर हुसैन जी का परिचय देखेंगे, फिर हम देखेंगे पाठ की रूपरेखा और पाठ का सार। सबसे पहले जाबिर हुसैन जी। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में बिहार के नालंदा जिले में हुआ। अंग्रेजी साहित्य से में स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी भाषा व साहित्य में अध्यापन कार्य किया, यानी कि पढ़ाने का कार्य किया। वर्ष 1977 में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होकर 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने। तो ये राजनीतिक तौर पर भी कार्यरत रहे। ये साहित्य से ही नहीं जुड़े रहे, ये टीचर ही नहीं रहे, ये राजनीतिक पृष्ठभूमि पर भी आए। जाबिर हुसैन की प्रमुख रचनाएं हैं जो आगे है डोला बीबी की मजार, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी आदि। वे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य करते थे। जाबिर हुसैन ने अपनी रचनाओं में आम आदमी के संघर्षों को व्यक्त किया है। जाबिर हुसैन की भाषा शैली प्रभावी है। उनकी रचनाओं में संस्कृत, उर्दू तथा तत्सम आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तो जाबिर हुसैन की जो लेखन पद्धति है वो बहुत ही सरल है, लेकिन उसमें जो है आप प्रादेशिक भाषाओं को भी बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। अब आ जाते हैं पाठ की रूपरेखा पर। पाठ की रूपरेखा में देखिए क्या है। प्रस्तुत पाठ को लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की याद में डायरी शैली में एक संस्मरण के रूप में प्रस्तुत किया। तो इसके लिखने की जो विधि है वो डायरी शैली में है, लेकिन ये एक संस्मरण है क्योंकि उन्होंने कुछ यादों को निकाल के रखा है। लेखक ने व्यक्ति चित्र के माध्यम से सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख किया। अब हम सालिम अली जी के बारे में जब इस पाठ में पढ़ेंगे ना, तो उनके व्यक्तित्व के बारे में भी बहुत कुछ जानेंगे। तो ये सभी एक व्यक्ति चित्र प्रस्तुत करेगा हमारे सामने। प्रस्तुत पाठ में सालिम अली के जीवन की अनेक घटनाओं को स्पष्ट करते हुए ये बताया गया है कि किस विशेष घटना ने अली साहब को पक्षी प्रेमी बना दिया। तो सालिम अली जी जो है वो भी घटना है कि भाई हमने कहा ना कि कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है कि हम पर्टिकुलर उस क्षेत्र की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर, या तो आपके घर में कोई डॉक्टर रहा है जिससे आप ज़्यादा इंस्पायर हैं, या जो है आपके क्या कहते हैं आस पड़ोस में कोई ऐसा, या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप डॉक्टर बने। यही चीज़ यहाँ पर भी हम देखेंगे। सालिम अली के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण की महत्ता को रेखांकित करना इस पाठ का मूल उद्देश्य है। तो यहाँ पर ये पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज़्यादा
बहुमूल्य है। वो इसलिए क्योंकि अगर ये पर्यावरण नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, और इस पर्यावरण को बचाने के लिए भी सालिम अली ने बहुत कार्य किए हैं। ये भी इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ का सार। सालिम अली की अंतहीन यात्रा। अब चूंकि जब सालिम अली का देहावसान हो गया तो उसके बाद ये पाठ लिखा गया है, ठीक है ना। तो अब ये शुरू ही कहाँ से हो रहा है, जब उनका देहावसान हो चुका है। उनका पार्थिव शरीर जो है वो मृत्यु क्या कहते हैं, पार्थिव शरीर है, आत्मा जो है वो कहीं ना कहीं दूर निकल के जा चुकी है। सालिम अली की यह अंतिम यात्रा है। सबसे आगे आगे सालिम अली और उनके पीछे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सपनों का एक झुंड सवार है। अब ये चीज़ उन्होंने क्यों बोली भाई, जब कोई पार्थिव शरीर की यात्रा निकलती है तो सबसे पहले वो शव यात्रा होती है, शव होता है, फिर उसके पीछे सभी लोग पूरा का हुजूम होता है। लेकिन यहाँ पर सालिम अली के पीछे परिंदों का झुंड बताया गया। क्यों बताया गया? क्योंकि वो परिंदों के बहुत नज़दीक थे, पक्षियों के बहुत नज़दीक थे, तो पक्षी उनके लिए बहुत प्रिय थे। अब और इसी तरीके से पक्षी भी उनको बहुत प्रेम करते थे। आज जब सालिम अली इस अंतहीन यात्रा पे जा रहे हैं तो उनको विदा करने के लिए ये पक्षी भी उनके साथ में है। वह प्रकृति की खामोश वादियों में विलीन होने जा रहे हैं, यानी कि अब वो कभी नहीं मिलेंगे। अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई वापस लौटा नहीं सकता। ऐसा लगता है मानो वे कोई पक्षी हो जो मौत की गोद में जा बसे हों। तो बहुत खूबसूरत लाइनें यहाँ पर जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली की मृत्यु के लिए लिखी हैं। सालिम साहब का पक्षी एवं प्रकृति प्रेम। तो क्या कहते हैं देखिए, सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। अब हम लोग आदमी हैं, हम क्या देखेंगे भाई, हम ऐसा कर लेते तो पक्षी कैसे, हमें आदमियों की नजर, हमें पक्षियों को पक्षी की निगाह से देखना है। इस बात से वह शुद्ध या दुखी रहा करते थे। वे कहते थे पक्षियों को आदमी की नजर से देखना आदमी की भूल है। यह अत्यंत दुखद है कि कोई मनुष्य पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच का अनुभव ना कर पाए। अब देखिए अक्सर क्या होता है, सुबह सुबह जब हम लोग उठते हैं और हम लोग के दरवाजे पर जब वो क्या कहते हैं, कोयल की आवाज़ हो या उन गौरैयों की आवाज़ हो, चिड़ियों की आवाज़ हो, तो कहीं ना कहीं हमें बड़ा अच्छा लगता है। उस शांत वातावरण में उन पक्षियों की आवाज़ हमें कहीं ना कहीं रोमांचित करती है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये आवाज़ रोमांचित ना कर पाए तो उसके लिए तो ये पर्यावरण किसी काम का ही नहीं ना। दूसरी ओर प्रकृति अत्यधिक रोमांचकारी है। वृंदावन में नदी का सांवला पानी अतीत को साक्षात करता है। अब जैसे देख लीजिए, हम लोग अगर वृंदावन जाएं और वहां पर यमुना नदी का जो सांवला पानी हम लोग देखते हैं, तो वहां पर हम जाएं तो कहीं ना कहीं याद क्या होगी हमें, श्री कृष्ण की याद। श्री कृष्ण यहाँ पर नदी के किनारे खेला करते थे, पेड़ के नीचे बांसुरी बजाया करते थे, यहाँ पर अपने गोपालों के साथ खेलते थे, यहाँ मक्खन चुराते थे, यहाँ गायों को चराते थे। तो ये एक याद वृंदावन में अपने आप समाई हुई है। भले वहाँ पर जो है श्री कृष्ण हो या ना हो, लेकिन अगर हम मथुरा वृंदावन जाते हैं, वृंदावन जाएंगे, ब्रज जाएंगे, तो हमें स्वतः ही श्री कृष्ण की याद आ जाती है, क्योंकि इन जगहों पे कभी ना कभी श्री कृष्ण चले होंगे, रहे होंगे, बसे होंगे, ये तरीके से। तो वही चीज़ यहाँ पर बताते हैं कि ये पर्यावरण हमें जो है उन्हीं सारी चीज़ों की याद दिलाने के लिए ही है कि ये बहुत ही कीमती है, इसे हमेशा जो है अपने साथ हमें सुरक्षित रखना है। कृष्ण की बांसुरी का जादू, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम वृंदावन जाएं तो वहाँ का सांवला पानी हमें कहीं ना कहीं वो कालिया नाग की याद दिला दे कि वो यहाँ पर रहता था। तो उसी तरह ब्रज में जाएं, वृंदावन में जाएं, तो वहाँ पर अपने आप ही हमें श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि कृष्ण ने कब वृंदावन में रासलीला रचाई थी, जिससे सारा वृंदावन संगीत में होकर रोमांच उत्पन्न करता रहा होगा। सभी लोग बंसी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते होंगे। कब होगा हम इस चीज को प्रमाणित नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। वे आज भी जब यमुना का सांवला जल वृंदावन में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी कृष्ण यहाँ आकर बंसी के जादू से पूरे वृंदावन को संगीतमय कर देंगे। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ ही नहीं। हम कह रहे हैं आज हजारों साल पहले श्री कृष्ण उस जगह रहे होंगे, लेकिन आज भी अगर हम जाएं तो हमें श्री कृष्ण का एहसास वहाँ पर होता है कि श्री कृष्ण यहाँ बसे हैं, बांसुरी बजाते होंगे, तो वो हमें कहीं ना कहीं दिखते रहते हैं। सालिम अली का विशाल व्यक्तित्व।
अब हम सालिम अली जी के विशाल व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं क्या है। सालिम अली अपनी कमज़ोर काया के बावजूद 100 वर्ष तक जीवित रहे। अब कमज़ोर काया क्यों? क्योंकि देखिए इसमें एक रीज़न ये है कि वो हमेशा पक्षियों के पीछे रहे, तो हमेशा एक जो टूर वाली जो कंडीशन होती है वो टूर ही करते रहे, जिसकी वजह से वो जो है काफ़ी, अब जब टूर करते हैं तो खाने को ठीक नहीं, तो शरीर कहीं ना कहीं कमज़ोर होता चला जाता है। लेकिन लंबी लंबी यात्राओं ने उन्हें थका दिया था। शायद कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित होकर उनकी मौत हुई। तो उन्हें कैंसर हुआ था ऐसा इसमें कहा गया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। परंतु अंतिम सांस तक उनकी आंखों की ज्योति पक्षियों की तलाश और सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। यानी कि जिस वक्त वो आखिरी सांस ले रहे थे उस समय भी वो पक्षियों के लिए ही चिंतित थे। इतना लगाव था उन्हें पक्षियों से। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन अंतिम समय में ही उतरी। यानी कि हमेशा आप उनकी कोई भी पिक्चर अगर आप सालिम अली की देखना कभी टाइप करके, उनके गले में आप दूरबीन पड़ी ही देखेंगे। वो हमेशा पक्षियों को देखने के लिए दूरबीन अपने साथ रखते थे। लेकिन हाँ, ये दूरबीन कब हटी? जब उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपनी ये दुनिया अत्यंत परिश्रम से अपने लिए बनाई थी। इसमें उनकी पत्नी तहमीना का भी बहुत बड़ा योगदान था। अब कहते हैं ना कि साथी अगर योगदान देने वाला ना हो तो अपने शौक पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर सालिम अली जो है वो अपनी इस फेवरेट प्लेस पे काम कर पाए क्योंकि उनकी पत्नी तहमीना ने उनका साथ दिया। तहमीना कॉलेज से उनके साथ थी, ठीक है। उनके लिए प्रकृति में चारों तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया फैली थी। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की अपेक्षा प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। यानी कि वो ऐसे नहीं थे कि प्रकृति इतना अच्छा है तो हम उसमें रम जाएं, इस तरीके से नहीं होता था। वो क्या करते थे कि वो प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल लेते थे। यानी कि प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, यानी कि प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे। वो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर क्या यार इतना बढ़िया झरना है, चलो यहाँ पानी में पैर धो लेते हैं या नहा लेते हैं या आराम कर लेते हैं, ऐसा नहीं। जब वो जंगल में जाते थे तो वो एक पक्षी की मानद हो जाते थे, ठीक है। वो क्या हो जाते थे? एक पक्षी की मानद हो जाते थे। वो इंसान नहीं रह जाते थे। वो प्रकृति में अपने हिसाब से, यहाँ पेड़ है चलो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, यहाँ नदी है चलो यहाँ सुकून में रह लेता हूँ। तो वो अपने लिए सुकून उस प्रकृति की गोद में कहीं ना कहीं ढूंढ लिया करते थे। अब क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात। अब हमने अभी अभी पार्ट में आपको बताया था ना कि वो पर्यावरण को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे और इसी चिंता के लिए, वो चिंता के निवारण के लिए उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे। देखिए क्या है, सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से एक बार मिले थे। उन्होंने साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से सुरक्षित रखने के प्रश्न को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। तो केरल में एक जगह है साइलेंट वैली जिस पे रेगिस्तान की हवाएं इफेक्ट कर रही थी। वो एक वर्षावन था जो धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। इसको लेकर वो चिंतित थे। इसी के निवारण के लिए वो चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे। प्रधानमंत्री गांव की मिट्टी में पले बढ़े थे। चौधरी चरण जी का अगर आप पास्ट खोजना या उनके बारे में जानोगे तो देखेंगे कि वो एक गांव, एक किसान परिवार से आते थे, जमीन से जुड़े व्यक्ति थे। मतलब वो जो एक क्या कहते हैं लैविश लाइफ होती है वैसी उन्होंने नहीं देखी थी और ना ही वो उसको फॉलो करते थे। वो भले ही प्रधानमंत्री के पद पे हों लेकिन आज भी ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे, प्रकृति से जुड़े हुए थे। इसीलिए सालिम अली की पर्यावरण संबंधी बातें सुन के वे भावुक उठे। क्यों उठे? क्योंकि उन्हें ये लगा कि मैं अगर प्रकृति से जुड़ा, धरती से जुड़ा व्यक्ति हूँ तो मेरे जैसे ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए वो सालिम अली से मिलके चौधरी चरण सिंह जी भावुक हो गए थे। वे जानते थे ग्रामीण मिट्टी पर जल की बूंदों का क्या महत्व होता है, परंतु आज दोनों में से कोई भी हमारे बीच नहीं है। ना चौधरी चरण सिंह है ना सालिम अली है जो पर्यावरण की चिंता करे। कौन नए भारत की नींव की चिंता करेगा? कौन इन पक्षियों की सुरक्षा की चिंता करेगा जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली वादियों में जीते हैं? अगर हम इस एटमॉस्फेयर को ही संभाल कर नहीं रखेंगे तो ये पक्षी तो इससे चले ही जाएंगे ना। तो इस एटमॉस्फेयर को संभालना हमारे लिए पहले जरूरी है। लॉरेंस का संस्मरण। अब लॉरेंस भी इसी तरीके से एक जो जैसे हम लोगों ने सालिम अली को देखा वो एक बर्ड वॉचर थे, तो उसी तरीके से लॉरेंस जो है वो एक राइटर थे, लेकिन साथ ही साथ जो है वो पक्षियों के लिए भी बहुत ही चिंताग्रस्त रहते थे।
तो यहाँ क्या दिया है, फॉल ऑफ अ स्पैरो। क्या दिया गया, फॉल ऑफ अ स्पैरो सालिम अली की आत्मकथा का नाम है। अब सालिम अली ने जो अपनी आत्मकथा लिखी उसका नाम क्या था, फॉल ऑफ अ स्पैरो। वास्तव में सालिम अली का जीवन पक्षियों का ही जीवन था, दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। पक्षियों का जीवन क्यों कहा गया, क्योंकि सालिम अली ना पक्षियों के बगैर रह सकते थे और पक्षियों को भी कहीं ना कहीं उनके साथ की आदत हो चुकी थी। इस संदर्भ में डीएच लॉरेंस ने एक प्रसंग को उद्धृत करना समीचीन होगा। यानी कि डीएच लॉरेंस ने भी सालिम अली जी के बारे में लिखा, जो हम बताते हैं। डीएच लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से अपने पति के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा। फ्रीडा ने यह कहकर टाल दिया कि मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डीएच लॉरेंस हैं वो एक क्या कहते हैं, लिटरेचर मतलब राइटर तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ जो है उन्होंने पक्षियों के लिए भी बहुत काम किया। वो पक्षियों के लिए बहुत चिंताग्रस्त रहते थे। तो अब हुआ क्या कि जब डीएच लॉरेंस की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनकी पत्नी से पूछा गया कि भाई आप अपने पति के बारे में कुछ लिखिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कैसे लिखूं, क्योंकि उनका ज़्यादातर समय जो है वो पक्षियों के साथ रहता था, तो मैं तो इतना नहीं जानती। हाँ, मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में मेरे से ज़्यादा जानती है। तो ये कहने का तात्पर्य ये था कि डीएच लॉरेंस का ज़्यादातर समय जो है वो पक्षियों के साथ बीतता था, इसलिए वो इतना ज़्यादा नहीं जानती थी अपने पति के बारे में। पक्षी प्रेम की प्रेरणा, आखिर सालिम अली को इतना पक्षियों के प्रति आकर्षण हुआ कैसे। जैसे मैंने बताया था ना कोई घटना ऐसी हो जाती है कि हम उनसे जुड़ जाते हैं। तो ऐसी कोई घटना हुई, हाँ, सालिम अली जी के साथ ऐसी एक घटना हुई थी। बचपन में एक घटना ने उनको पक्षी प्रेमी बना दिया। एक दिन उनके हाथों से एक गौरैया घायल हो गई। हुआ क्या, सालिम अली के मामा जी ने उन्हें एक एयर गन दी। क्या दी, एयर गन। अब बच्चे जैसे गन मिले तो खेलना है, तो वो भी खेलने लगे। अब उस एयर गन के छल्ले को जब उन्होंने चलाया, एयर गन को जैसे चलाया, तो एक गौरैया को लगा और वो गौरैया घायल होकर उनके सामने ज़मीन पर गिर पड़ी। उसी दिन से वे पक्षियों की दुनिया में रुचि लेने लगे। अब उनको इस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे द्वारा जो है भाई एक पक्षी घायल हो गया। उन्होंने उसे उठाया, उसको सही किया, मतलब उसकी पूरी देख रेख करी, उसको जो चोट लगी थी उसे सही किया। सब कुछ करने के बाद वो सही हो गई और उड़ के चली गई। तब से उन्हें पक्षियों के संसार में इंटरेस्ट हो गया कि नहीं, मैं भी अब पक्षियों के बारे में जानूंगा। पक्षियों के रहस्य को खोजने और जानने के लिए नए नए रास्तों पर जाते। अब जैसे पक्षियों का पीछा करना कोई आसान तो होता नहीं। अब जैसे कोई ज़मीन पर रहने वाली चीज़ हो तो अपन पीछा भी कर लो, आसमान में उड़ने वाली चीज़ का पीछा कैसे करो, बड़ा मुश्किल होता है, पेशेंस का काम होता है। तो उन्होंने वहाँ तक उस दुनिया, पक्षियों के संसार तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करी। कहाँ कैसे पक्षी रहते हैं, किस तरीके से उनका बिहेवियर, ये सब चीज़ें उन्होंने जानने की कोशिश करी। सालिम निरंतर भ्रमण करते थे। अब उसके लिए भाई, अब यह तो नहीं कि तुम घर पे बैठकर तुम पक्षियों को देख लो, उसके लिए हमेशा उन्हें ट्रैवल करना पड़ता था। आज भी ऐसा लगता है मानो पक्षियों की खोज में निकले सालिम अली गले में दूरबीन लटकाए अभी आ जाएंगे। सालिम अली मर चुके हैं, लेकिन हमारे लेखक जाबिर हुसैन को अभी भी लगता है जिसकी सालिम अली मरे नहीं हैं, वो अभी दूरबीन लटकाए कहीं पक्षियों की खोज में गए हैं और अभी वापस आ जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। तो ये थे हमारा एक व्यक्ति चित्र कह लीजिए, संस्मरण कह लीजिए, ये जाबिर हुसैन जी की यादों से निकला हुआ एक टुकड़ा था जो हमने यहाँ पर पढ़ा। और उस टुकड़े के माध्यम से हमने एक व्यक्ति के बारे में जाना जो थे सालिम अली, इसलिए हम इसे एक व्यक्ति चित्र भी कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अध्याय यहाँ खत्म हुआ। याद रखिएगा कि आपके क्लास 9 का जो सिलेबस मैंने शुरू किया है, इसमें 2 बुक हैं आपकी, क्षितिज और कृतिका, इन दोनों को ही कंप्लीट कराएंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे पास व्याकरण और लेखन भी रहता है, ये दोनों ही मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। पूरी प्लेलिस्ट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो याद रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि लाइक आप करते हो इससे हमें पता चलता है कि भाई आप लोगों
जो है ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि आगे हम इनके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और शेयर इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 9th क्लास ही नहीं, 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज को कंप्लीट करा रही हूँ। कहने का मतलब है आप सभी को पता है कि 9th में कोर्स ए और बी चलता है, जबकि आपका 11th 12th में कोर और इलेक्टिव चलता है। तो इन सभी कोर्सेज को मैं कवर अप कर रही हूँ और जल्द ही आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी शुरू करूँगी, और साथ ही साथ PVIQs भी आपके मैं कवर अप कराऊँगी। तो इन सभी को आपको अच्छे से टाइम से आपको सारी चीज़ें मिल जाएं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि जो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपको पता चलता रहे। तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।